Students, in the previous lecture, we have already discussed about the dispensing method और weighing method. हमने सारा dispensing और weighing method के बारे में पढ़ा कि हम कैसे weigh कर सकते हैं. एक pharmacist कैसे ध्यान रख सकता है कि जो weighing है वो accurate हो, proper हो, जिससे क्वालिटी प्रोडक्ट हमें अचीव कर सके, पेशेंट को हम क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ डोसेज फॉर्म उसको सप्लाई कर सके, उसको प्रोवाइड कर सके. जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज, उसके बाद हमने कुछ पॉसिबल एरर्स भी पढ़ी थी. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मिनिमम वेएबल अमाउंट्स. इसमें ये मिनिमम वेएबल अमाउंट का एक छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर करेंगे. और उसके बाद प्रॉपर केयर कैसे कर सकते हैं हम डिस्पेंसिंग बैलेंस की, एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और एनालिटिकल बैलेंस के बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे. तो बात करते हैं अगर मिनिमम वेएबल अमाउंट की. ठीक है, तो आप जब भी डिस्पेंसिंग करते हैं तो ऐसा तो नहीं है एग्जैक्टली आपने अगर 100 mg 100 mg वे करना है तो वो आपको 100 mg ही उतना मिलेगा. वो थोड़ी बहुत अमाउंट तो कम या ज़्यादा हो सकती है. ठीक है, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर मान लो आप उसकी जो एरर है उसकी एक लिमिट दे रखी है मिनिमम वेएबल अमाउंट. उसकी क्या लिमिट है? ±5%. ±5% मतलब कि जितना वे करना है उससे 5% थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और या फिर उससे 5% थोड़ा कम हो सकता है. लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा हो रहा है, 5% से भी या 5% से भी कम हो रहा है जितना हमने वे करना है, तो इट मीन्स उसमें एक्यूरेसी नहीं है, वो सही डोजेस फॉर्म डिस्पेंस नहीं हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करनी है, हमने 100 mg की डिस्पेंसिंग करनी है, जो 100 mg हमने वे करना है. ठीक है, 100 mg वे करना है. इस 100 mg वे करके 100 mg की डिस्पेंसिंग करनी है. अब ये 100 mg की डिस्पेंसिंग करनी वैसे तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, इसको डिस्पेंस करना बहुत ही मुश्किल है. ठीक है, तो अगर हम वे करते हैं इसको, इसके भी मेथड है आगे, वो आपको मेथड बताऊंगी. तो ये कितना हो सकता है, या तो मे बी 95 mg हो सकता है. ठीक है, क्योंकि ये एरर लिमिट कितनी दे रखी है इसकी, ±5%, या फिर ज्यादा से ज्यादा 105 mg हो सकता है. ठीक है, तो ये क्या होता है, शुड नॉट लेस देन, जो ये मिनिमम लिमिट हो गई है, अभी इतना कम हो सकता है या इतना ज्यादा हो सकता है अगर आप 100 mg वे कर रहे हो. ठीक है, शुड नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 95 mg, इससे कम नहीं होना चाहिए. एंड इसके अकॉर्डिंग नॉट मोर देन 105 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 95 mg से कम नहीं होना चाहिए. तो इसमें एक मिनिमम लिमिट तय कर रखी है कि आप वे करते हो तो उसमें मिनिमम लिमिट कितनी है, ±5%. कोई भी चीज आप वे करते हो तो. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, मिनिमम वेएबल क्वांटिटी. कम से कम इतना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर इस लिमिट से ज्यादा हो रहा है या इस लिमिट से कम हो रहा है, इट मींस जो भी डोजेस फॉर्म बनी है जो आप डिस्पेंस कर रहे हो उसमें एक्यूरेसी नहीं है, उसमें एरर है. ठीक है, इतनी जो एरर है ये एक्सेप्टेबल है. ये जो अमाउंट है ना, ये +-5%, ये जितना भी कोई भी आप प्रोडक्ट कितना भी इंग्रेडिएंट कोई वे कर रहे हो तो दिस एरर इज एक्सेप्टेबल. सो दिस क्वांटिटी इज नोन एज मिनिमम वेएबल अमाउंट्स. भी इतनी हम वे कर सकते हैं. वैसे हम बात करें, मैंने आपको बोला कि 100 mg की डिस्पेंसिंग करनी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है. तो मोस्टली जो फिजिशियन है वो इतनी कम क्वांटिटी प्रिस्क्राइब ही नहीं करते, इतनी स्मॉल डोज है उसको प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखते. लेकिन फिर भी कुछ फिजिशियन हैं जो इसको प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं. अब उसको डिस्पेंस करने के लिए हम क्या मेथड यूज कर सकते हैं, इतनी स्मॉल क्वांटिटी को डिस्पेंस करने के लिए मिनिमम वेएबल अमाउंट कितनी की होनी चाहिए, किस तरह से करेंगे. तो इसके कुछ मेथड बता रखे हैं. सबसे पहले तो हम इस मेथड हम क्या यूज कर सकते हैं, डिस्पेंसिंग बैलेंस की जगह. अब डिस्पेंसिंग बैलेंस में तो वेट्स भी बहुत बड़े होते हैं, उसमें 100 mg आप वे ही नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं, बाय यूजिंग
सिंगल पैन बैलेंस, जिसको डिजिटल बैलेंस भी कह सकते हैं, डिजिटल सिंगल पैन बैलेंस यूज कर सकते हैं फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेंट ड्रग पेइंग सिंगल पैन डिजिटल बैलेंस। ठीक है, ये हम कोई भी पोटेंट ड्रग है जिसकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है, तो हम इस पैन से इलेक्ट्रिकल बैलेंस से हम उसको मेजर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्पेंसिंग बैलेंस की जगह यूज करने की। बट ये जो मेथड है ये इकोनॉमिकली नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली पड़ता है इसको अगर प्रिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है बहुत स्मॉल अमाउंट में। अगर ये जो पोटेंट ड्रग्स होती है, पोटेंट ड्रग्स क्या होती है, जो हाईली इफेक्टिव मेडिसिन होती है, दैट आर कॉल्ड पोटेंट ड्रग्स। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जब स्मॉल अमाउंट में किसी को देना है तो मिनिमम कितनी अमाउंट में उसको कह सकते हैं, बाय यूजिंग कुछ प्री फैब्रिकेटेड डोजेज फॉर्म यूज कर सकते हैं, प्री फैब्रिकेटेड डोजेज फॉर्म। प्री फैब्रिकेटेड जो पहले से ही कुछ मतलब कि आधी डोजेज फॉर्म की तैयार होती है, जैसे टैबलेट टिचुरेट्स जो कि कंप्रेस टैबलेट होती है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में अगर उसको वे करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वे सच वेरी स्मॉल क्वांटिटी। उसको इतना स्मॉल क्वांटिटी में वे करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम उसको इस तरह से फैब्रिकेटेड जो जिसको कैरी करना इजी हो, जिसको हैंडल करना इजी हो, तो हम उसको जैसे टेबलेट टेचुलेट्स होते हैं उसकी फॉर्म में डिस्पेंस कर देंगे। ठीक है, वो किसके लिए, एक फार्मासिस्ट के लिए भी बहुत कन्वीनियंट रहेगा, और जो पेशेंट है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन करनी है उस डोजेज फॉर्म की, उसके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। तो ये प्री फैब्रिकेटेड में जैसे टैबलेट टिचुलेट्स या फिर कंप्रेस टैबलेट्स भी कह सकते हो, टैबलेट्स टिचुलेट्स, इसमें क्या होता है, ये कन्वीनियंट रहता है बोथ फॉर द पेशेंट एंड फॉर द फार्मासिस्ट, दोनों के लिए ही कन्वीनियंट रहता है। या फिर एक और मेथड है, ये मैंने आपको जब इसके मिक्सिंग के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए थे, मिक्सिंग के मेथड बताए थे, तो उसमें एक मेथड करवाया था आपको जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड, उसमें ये बताया गया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब ड्रग की अमाउंट बहुत ही कम हो तो उसको डाइल्यूएंट के साथ कैसे उसको डाइल्यूएंट के साथ उसका बल्क बढ़ाया जा सकता है। तो जितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग है, मैंने आपको एग्जांपल, उतनी इक्वल क्वांटिटी में डाइल्यूएंट लेते रहो और डाइल्यूएंट को मिक्स करते रहो। मैंने आपको बताया था जैसे 100 mg है तो डाइल्यूएंट भी 100 mg ले लिया, कितना हो गया 200 mg, इस तरह से उसमें डाइल्यूट करते रहो। अब ये 200 mg का जो पाउडर है, 200 mg का जो मिक्सचर है, उसमें फिर डाइल्यूट डाल दिया 200 mg, ठीक है, तो ये कितना बन गया 400 mg। तो इससे क्या होगा, बल्क बढ़ जाएगा, उसका बल्क बढ़ने से उसको हैंडल करना इजी हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारी डोजेज फॉर्म है वो उतने की ही रही जितना हमें अमाउंट रिक्वायर्ड था। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बस सॉलिड डाइल्यूएंट है, सॉलिड डाइल्यूएंट के साथ उसको ट्रिचुरेट करेंगे। जैसे सॉलिड डाइल्यूएंट में एग्जांपल जैसे लैक्टोज, सॉलिड डाइल्यूएंट्स लैक्टोज, ठीक है, उसके साथ इसको ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन में जैसे बताया था, उसके साथ इसको ट्रिचुरेट करेंगे। ठीक है, और उसकी स्मॉल अमाउंट ट्रिचुरेट करते रहेंगे, फिर जितनी अमाउंट में जो ड्रग है उतनी अमाउंट में उसको ट्रिचुरेट करते रहेंगे, फिर जो मिक्सचर बन जाएगा उतनी अमाउंट ही हम लैक्टोज का डालते रहेंगे, जिससे क्या होगा, जिसका बल्क बढ़ जाएगा, और बल्क बढ़ने से वो इजी हो जाएगी हैंडल करनी, जिसके कारण क्या होता है दोनों को ही कन्वीनियंट होगा। और ये बहुत क्योंकि जो लैक्टोज है ये डाइल्यूएंट है, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये व्हाइट कलर का होता है, इनर्ट सब्सटेंस होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता इसका, केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा स्वीट टेस्ट का होता है, इकोनॉमिकल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली हो, इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, और क्या होता है, इजिली अवेलेबल होता है और बहुत ही कंपैटिबल होता है इंग्रेडिएंट्स के साथ, लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स होती हैं उनके साथ कंपैटिबल होता है। तो लैक्टोज एक सॉलिड डाइल्यूएंट है जो कि अगर मान लो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कोई ड्रग है उसको डिस्पेंस करना है तो हम ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन की हेल्प से उसको डिस्पेंस कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ
फैक्टर्स हैं, जब हम ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन करेंगे तो हमें कुछ फैक्टर्स ये ध्यान में रखने पड़ेंगे कि जो मेडिकामेंट है, जो क्वांटिटी है मेडिकामेंट की जिसको डाइल्यूट किया जा रहा है, वो मिनिमम वेएबल क्वांटिटी होनी चाहिए। मिनिमम वेएबल क्वांटिटी मतलब कि उसकी क्वांटिटी इतना ±5%, थोड़ा बहुत चलेगा। अगर 100 mg की है तो 95 mg हो सकती है, कम, इससे कम नहीं हो सकती। 105 mg से ज़्यादा नहीं हो सकती अगर हम 100 mg की बात करें, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, जब आप डाइल्यूएंट के साथ उसको ऐड कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट मिनिमम वेएबल अमाउंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उस जितनी एक्सेप्टेबल लिमिट नहीं है उससे उसको क्रॉस कर जाए, एक्सेप्टेबल लिमिट में ही रहना चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है। और जो फाइनल डाइल्यूशन प्रिपेयर हो रही है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम ट्रिचुरेशन कर ली, ट्रिचुरेशन के बाद जो फाइनल डाइल्यूशन बन रही है तो डाइल्यूएंट में भी वो ड्रग की मिनिमम वेएबल क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें डाइल्यूएंट यूज करा, डाइल्यूएंट ज़्यादा यूज किया है, इसलिए उस डोसेज फॉर्म का बल्क बढ़ाने के लिए, ताकि हम उसको बहुत इजीली हैंडल कर सकें, ठीक है। फार्मासिस्ट भी और पेशेंट को भी बहुत कन्वीनियंट रहे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका बल्क बढ़ाने के लिए, बल्क तो हमने बढ़ाया लेकिन हम डाइल्यूएंट से उसका बल्क बढ़ाया। ऐसा नहीं कि हम इसकी जो हमारी जो पोटेंट ड्रग है उसकी क्वांटिटी हमने इंक्रीज कर दी, वो इंक्रीज नहीं हो सकती, उसकी लिमिट है कि इतनी इंक्रीज हो सकती है, इतनी कम, ±5%, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, उसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। वो एक्यूरेट डोजेज फॉर्म नहीं बनी, इसका ये होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मिनिमम वेएबल अमाउंट्स में कितना एक्सेप्टेबल लिमिट है कि वे करते टाइम कितनी जो लिमिट है वो कितना बढ़ सकता है और कितना कम हो सकता है। दीज आर द मिनिमम वेएबल अमाउंट्स, ठीक है, कितना एक्सेप्टेबल है। नाउ इफ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर केयर एंड यूजेस ऑफ डिस्पेंसिंग बैलेंस। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज proper care and usage of dispensing बैलेंस। हमने अभी आपके प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्पेंसिंग बैलेंस की सारी वर्किंग बताई और एक फार्मासिस्ट को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। पर एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है कि चाहे डिस्पेंसिंग बैलेंस वर्किंग में हो या आप उस पर काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, उसकी प्रॉपर केयर करनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक्यूरेट क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स को वे कर सके और वो सही रहे, उसमें एरर ना आए। तो इसमें क्या होता है, जो फार्मासिस्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, इसकी पूरी केयर करनी चाहिए डिस्पेंसिंग बैलेंस की, ताकि जो डिस्पेंसिंग बैलेंस में हम जो भी इंग्रेडिएंट है वो वे कर रहे हैं, वे करते टाइम वो प्रॉपर एक्यूरेट वे करें, ठीक है। तो हम कोई भी सामान यूज़ करते हैं तो उसकी केयर तो करते ही हैं, वैसे ही डिस्पेंसिंग बैलेंस फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ हेल्पफुल, इट इज़ यूजफुल इन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक फार्मासिस्ट को ध्यान में रखने हैं कि डिस्पेंसिंग बैलेंस की वो अच्छे से केयर कैसे कर सकता है। सबसे पहले जो डिस्पेंसिंग बैलेंस है वो क्या होना चाहिए, डस्ट से फ्री होना चाहिए, ऐसे एरिया में होनी चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे डस्ट ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो और कोरोसिव वेपर्स ना हो, फ्री फ्रॉम डस्ट, ठीक है, ह्यूमिडिटी से फ्री होना चाहिए, ठीक है, एंड कोरोसिव वेपर्स, जो वेपर्स होते हैं कोरोजन कॉज कर देते हैं ऑफ सर्टेन केमिकल्स, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए इससे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो ये इसमें जब भी आप डिस्पेंसिंग बैलेंस
बिल्कुल प्लेन और स्मूथ स्लैब पे रखना है उसको, ठीक है, ताकि वो स्टेबल रहे, उसमें एरर की भी जो चांसेस है वो कम हो जाए। ठीक है, तो इट शुड बी केप्ट ऑन स्मूथ प्लेन स्लैब, उसको स्मूथ प्लेन स्लैब पे रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, रखना चाहिए स्मूथ प्लेन स्लैब, वहां पे इसको रखना चाहिए डिस्पेंसिंग बैलेंस को। उसके बाद क्या करना चाहिए, क्लीन द पैन्स, जो पैन्स होते हैं उसको प्रॉपरली, जब डिस्पेंसिंग हो गई उसको क्लीन करना चाहिए डस्टर से, प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर डिस्पेंसिंग। ठीक है, तो इसकी क्या करनी चाहिए, क्लीनिंग करनी चाहिए, क्लीनिंग ऑफ डिस्पेंसिंग बैलेंस बिफोर एंड आफ्टर यूज। आपने यूज कर लिया, बिफोर और आफ्टर यूज इसको क्या करना चाहिए, आपको क्लीन करना चाहिए। उसके बाद नेवर केप्ट द वेट, कभी भी मेडिकामेंट के ऊपर, जो मेडिकामेंट पैन है या बीम है उसके ऊपर कोई भी वेट नहीं रखना चाहिए। उसके बाद हमेशा जो आप वेट है उसको हैंडल कर रहे हैं तो उसको किससे हैंडल करेंगे, आपको हमेशा जो भी जैसे वेट है उसके लिए अलग से वेट होल्डिंग होल्डर्स आते हैं, उससे ही उसको होल्ड करोगे। ठीक है, और अगर मान लो कोई भी इंग्रेडिएंट वे कर रहे हो तो उस इंग्रेडिएंट को आप स्पैचुला की हेल्प से वे करोगे। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ जो बैलेंस है, जो कई बार क्या होता है ग्रीसी और वैक्सी सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो भी वे हो जाता है। तो आप बैलेंस पे कभी भी जो पैन होते हैं उन पैन पे डायरेक्टली कोई भी इंग्रेडिएंट वे नहीं करोगे, हमेशा किसका यूज करोगे, वैक्स पेपर का, यूज ऑफ वैक्स पेपर, या फिर आप कह सकते हैं बटर पेपर। वैक्स पेपर का भी यूज कर सकते हैं और बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। और कभी भी इसका जो ड्रॉर है डिस्पेंसिंग बैलेंस का, आपको डायग्राम में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में डायग्राम बनाया था, वो कभी भी ऐसा नहीं कि आप ओपन रखें क्योंकि उसमें भी डस्ट जाती रहती है। और उसके बाद वेट है उनको हमेशा किससे ट्रांसफर करोगे, यूज ऑफ फोर्सेप्स, यूज ऑफ फोर्सेप्स फॉर वेट ट्रांसफर, फोर्सेप का यूज करोगे। ये सारे पॉइंट्स उसमें वर्किंग में भी आपको समझाए थे। तो उसके बाद जब भी हम बैलेंस है उसको हमेशा क्लीन करके रखेंगे बिफोर एंड आफ्टर यूज, ब्रश की हेल्प से या डस्टर की हेल्प से, और उसको हमेशा बैलेंस को कवर करके रखेंगे ताकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स एडहेयर ना कर जाए, स्टिक ना कर जाए। तो दीज आर सम points which a pharmacist should keep in the mind for the proper care and uses of dispensing balance। उसके बाद बात करते हैं, ये तो प्रॉपर केयर किस तरह से हो सकती है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये मैंने उसमें भी बताए थे जब आपको पूरी उसकी वर्किंग बताई थी कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं डिस्पेंसिंग बैलेंस को। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि एक प्रॉपर केयर में इंक्लूड होते हैं कि हम डिस्पेंसिंग बैलेंस को कैसे उसको यूज करने के टाइम और करने के बाद कैसे उसकी केयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब देखो बहुत ऐसे आपको पोटेंट ड्रग की एग्जांपल दी, कुछ पोटेंट ड्रग्स होती हैं जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में उसको डिस्पेंस किया जाता है, ठीक है, जैसे 100 mg, तो वो किस पे करते हैं, इलेक्ट्रिकल बैलेंस पे किया जाता है, वो डिस्पेंसिंग बैलेंस पे नहीं कर सकते क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, उसको वे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोर सुटेबल, वो बहुत सुटेबल होती है। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग जो इसकी रेंज है उसमें प्रोवाइड होते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इनके फंक्शंस भी अलग अलग डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी वेइंग टेक्निक की, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है weighing technique, weighing
इसकी वेइंग टेक्निक की बात करें तो इसकी वेइंग टेक्निक में क्या होगा कि सबसे पहले तो जो पैन है जहाँ पे आपको वे करना है उसको अच्छे से क्लीन कर दो, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर ही है, कुछ ऐसा नहीं है, इसमें बस एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। उसको क्लीन करो, उसके बाद उसमें क्या, क्लीनिंग के बाद उसमें हम जो वे करना है उसके लिए हम बटर पेपर है उसको प्रॉपरली उस पर रख देंगे, ठीक है, पैन पे, वेइंग पैन पे। वेइंग पैन पे रखने के बाद उसको 0 रीडिंग कर देंगे ताकि वो जो बटर पेपर या वैक्स पेपर है उसका वेट इंक्लूड ना करे जब हम कोई भी इंग्रेडिएंट वे करें, ठीक है। 0 पे आ गई वो रीडिंग। उसके बाद इसमें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। डिस्पेंसिंग बैलेंस में तो सेट करनी पड़ती है ना, इसमें ऑटोमेटिकली, बस डिजिटल होता है, इलेक्ट्रॉनिक है तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट है उसको आप उस पर वे कर सकते हो, ठीक है। वे करने के बाद जो भी इंग्रेडिएंट आपने वे किया है उसकी जो बॉटल है उसको पहले वे करने से पहले चेक करोगे। वे करने के बाद उसको प्रॉपरली क्लोज करके अपने जो भी केमिकल रैक है वहाँ पे रख दोगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने 2-3 इंग्रेडिएंट वे करने हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो उसमें। उसके बाद क्या करना है, आपने अपना जो भी वे मटेरियल है उसको कंपाउंडिंग डिवाइस है जहाँ पे भी कंपाउंड करना है उसमें आप ट्रांसफर कर दोगे और जो एरिया है, पैन एरिया है, उसको क्लीन कर दोगे और जो वैक्स पेपर आपने यूज किया था उसको डिस्कार्ड कर दोगे, क्योंकि अगर आपने न्यू कंपाउंडिंग, न्यू डिस्पेंसिंग करनी है तो उसके लिए न्यू वैक्स पेपर यूज करोगे। उसके बाद बैलेंस को रीसेट कर दोगे, उसकी रीडिंग को 0 पे, और इसी तरह से केयरफुली उसको क्लीन करके बैलेंस को आप कवर करके उसको रख दोगे, ताकि अगर आपने दोबारा जब कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करोगे तो आपको इजीली वो क्लीन कर, जब भी आप इसको यूज करोगे, बिफोर एंड आफ्टर यूज आपने पहले इसको पैन को क्लीन करना है। विद द हेल्प ऑफ ब्रश और डस्टर की हेल्प से आप इसको क्लीन करोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेइंग टेक्निक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। सिमिलर है, इसमें बस 0 को एडजस्ट नहीं करना पड़ता। डिजिटल है तो इसमें वे करना बहुत ईजी होता है। ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग के लिए बहुत सूटेबल होता है। So this is all about the chapter of powder। ये हमारा पाउडर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पाउडर का टॉपिक, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की थी। इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी, 1 बाय 1 करके इसको क्लासिफाई किया था, उसकी डिटेल स्टडी की थी कि पाउडर कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह के मेथड्स आ जाते हैं, और इसमें वेइंग टेक्निक्स की थी, किस तरह से वेइंग मेथड कौन कौन से होते हैं। डिस्पेंसिंग बैलेंस के बारे में पढ़ा, कैसे इसमें मिनिमम वेएबल अमाउंट्स क्या होती है। उसके बाद प्रॉपर केयर एंड यूजेस ऑफ डिस्पेंसिंग बैलेंस, एंड आफ्टर दैट जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उसके बारे में पढ़ा। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। जैसे मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। मिक्सिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, और क्लासिफिकेशन आपको बताया था, जो इसमें क्लासिफिकेशन होती है, कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है 3-3 नंबर में, जैसे डेल्टी प्राइसेस आ गया, इंसफ्लेशन आ गया, 3-3 नंबर पे नोट आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, और ये जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पता होना चाहिए कि आप डिस्पेंसिंग बैलेंस कैसे यूज करोगे और उसकी कैसे केयर करोगे। तो सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक पाउडर। ये आपका पाउडर कंप्लीट हो गया, पाउडर वाला टॉपिक। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे आगे। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।